Today's topic is OOPS, that's Object Oriented Programming System. In the previous lectures, we have been discussing various basic programming concepts in Python. All those concepts have been implemented, or the problems, programming problems that have been solved. For solving those problems, we have developed and we have used an approach that was procedure oriented approach. मतलब अभी तक जितने भी प्रोग्राम्स हमने किए, जो भी हमारे पास प्रॉब्लम थी, उसका जो हमने सॉल्यूशन किया, उसके लिए जो हमने कोड लिखा, वहाँ कोडिंग करने के लिए हमने जो अप्रोच यूज किया प्रोग्रामिंग का, दैट वाज प्रोसीजर ओरिएंटेड. प्रोसीजर ओरिएंटेड में मैंने पहले भी डिस्कस किया था. वहाँ पे वी मेनली कॉन्सेंट्रेट ऑन द एल्गोरिथम रिगार्डलेस ऑफ द डेटा और द वेरिएबल्स. हम वहाँ पे ये डिसाइड नहीं करते कि कौन सा प्रोसीजर एक वेरिएबल के ऊपर अप्लाई होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. वहाँ रेंडमली आपके जो वेरिएबल्स होते हैं, या जिसको हम इनडायरेक्टली डेटा कह सकते हैं, दैट्स अवेलेबल टू ऑल, दैट एनीवन कैन, एनी प्रोसीजर और एनी फंक्शन कैन एक्सेस इट. लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, दिस अप्रोच इज मोर क्लोजर टू द रियल वर्ल्ड. जिस तरह हम रियल वर्ल्ड की बात करते हैं, रियल वर्ल्ड में देयर एग्जिस्ट वेरियस एंटिटीज. व्हाट इज एन एंटिटी? एंटिटी एक ऐसी चीज होती है दुनिया में जिसकी एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स होते हैं. फॉर एग्जांपल, you being a student, you are an entity. Why? Because you have got multiple attributes. Attributes आपके पास है, for example आपका नाम है, आपकी हाइट है, आपका फैमिली नेम है, आपका एड्रेस है. these are your attributes and you have got some functions. फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ सकते हो, आप लिख सकते हो, आप दौड़ सकते हो, आप चल सकते हो. these are your functions. तो दुनिया में कोई भी चीज जो है, whether it is living thing or non living thing, everything can be treated as an entity. And I want to, again repeating, entity is anything which has got attributes and functions associated with it. तो जो हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच है, इसमें हम अपने प्रोग्राम को अलग अलग एंटिटीज में डिवाइड करेंगे. उन एंटिटीज को हम कहेंगे ऑब्जेक्ट्स. तो इसका मतलब, अगर हम ऐसा अप्रोच यूज कर रहे हैं जहां पे हम ऑब्जेक्ट्स के जरिए प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो हम उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कह सकते हैं. ये एक मोटी मोटी सी बात है, लेकिन द बेसिक डेफिनेशन ऑफ oops इज एन प्रोग्रामिंग सिस्टम. हमने एक प्रोग्राम लिखा होगा, तो उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम या वो oops अप्रोच तभी फॉलो करेगा when it has got these four characteristics. First is encapsulation, another is inheritance, third one is abstraction, fourth one is polymorphism. इसमें ये जो encapsulation और abstraction है, these are very important, these are necessary. जबकि inheritance और polymorphism आपकी requirement पे depend करता है. अगर आपके प्रोग्राम में, अगर आपके एल्गोरिथम में इनहेरिटेंस या पॉलीमॉर्फिज्म करने की जरूरत पड़ रही है, तब आप कर सकते हो. नहीं जरूरत पड़ रही है, तब आप नहीं कर सकते. लेकिन एनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच. तो जब इसका मतलब जो oops अप्रोच है, ये वो अप्रोच है जहां पे आपके प्रोग्रामिंग में ये चार कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए. अब इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को हम एक एक करके देखते हैं. फर्स्ट वी विल बी डिस्कसिंग एनकैप्सुलेशन. एनकैप्सुलेशन आप इस डायग्राम से समझ सकते हो. एनकैप्सुलेशन इज एक्चुअली बाइंडिंग द डेटा. ये जो फील्ड्स यहाँ पे है, दीज आर एक्चुअली द डेटा वेरिएबल्स. हम अपने प्रोग्राम में, चाहे किसी भी लैंग्वेज में हम लिखे, या अगर पाइथन की बात ही हम करें, वहां पे जो हमारा डेटा होता है, दैट इज स्टोर्ड और रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल्स. तो ये जो यहाँ पे फील्ड्स है, ये मान लीजिए आप, ये हमारा डेटा है या हमारे वेरिएबल्स है जिनके अंदर हमारा डेटा स्टोर्ड है. नाउ दैट डेटा इज एसोसिएटेड विद द मेथड्स, और इनको एक यहाँ हाइपोथेटिकली आप समझ सकते हैं, एक बॉक्स में रखा जाता है. बॉक्स में रखने का मतलब, ओनली दीज मेथड्स व्हिच आर इनसाइड द बॉक्स कैन एक्सेस दिस डेटा और दीज वेरिएबल्स. द मेथड्स आउटसाइड, अब ये जो यहाँ से ब्लू कलर का बॉक्स है, ये मान लीजिए आप, दीज आर द मेथड्स और द फंक्शंस आउटसाइड दिस बॉक्स. ये इसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाएंगे. अब ये किसको एक्सेस कर पाएंगे? ये आपके मेथड्स को एक्सेस कर पाएंगे. मेथड्स के जरिए आप अपने फिर वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं. तो डायरेक्टली ये यहाँ से एक्सेस नहीं कर पाएंगे. अब यहाँ पे जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच जो है, दैट इज मोर क्लोजर टू द रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट.
और उसको रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ने से क्या होता है, हमारी प्रोग्रामिंग और ज्यादा आसान हो जाती है। अब पहला ही कॉन्सेप्ट मैंने बोला ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, दैट इज एनकैप्सुलेशन। अब एनकैप्सुलेशन कैसे रियल वर्ल्ड के साथ डायरेक्टली एसोसिएटेड है? जिस तरह मैंने बोला कोई भी रियल वर्ल्ड एंटिटी जो होती है उसमें दो चीजें होती है, एक तो उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं और उनकी फंक्शंस होती है। तो प्रोग्रामिंग के पर्सपेक्टिव में these fields or the data or the variables act as the attributes, and these methods or the functions act as the functions of this uh, entity. So altogether these variables and the methods associated with these variables act as a single entity. अब ये entity है मेरी, और इस entity को हम कहते हैं class। क्लियर? तो आपने इससे पहले भी कहीं देखा होगा या सुना होगा, जहां पे भी क्लास का कॉन्सेप्ट आ जाता है तो हम बोलते हैं दिस इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। वो क्यों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम है? वो इसलिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम है क्योंकि वहां पे हमारा जो डेटा होता है, जो वेरिएबल्स होते हैं, दे गेट एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर मेथड्स व्हिच कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑन दोस मेथड्स। अब इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से आपका जो डेटा होता है या जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी सिक्योरिटी एनहेंस होती है। इसका कैसे? क्योंकि अब इस डेटा पे या इस इन वेरिएबल्स पे सिर्फ यही मेथड्स एक्सेस कर सकते हैं। तो ये जो मेथड्स होंगे, दीज मेथड्स कैन बी फर्स्ट वेरीफाइड, टेस्टेड, जिसकी वजह से ये और ज्यादा सिक्योरली आपके इस डेटा को एक्सेस कर पाएंगे। क्योंकि बाहर से कोई दूसरा जो मेथड है या फंक्शन है वो इसको एक्सेस कर नहीं सकता डायरेक्टली, जिसकी वजह से आपका ये जो फील्ड या जो डेटा है या जो वेरिएबल्स है उनकी सिक्योरिटी बढ़ जाती है। सो दिस एनकैप्सुलेटिंग द डेटा with the methods that can operate on it is known as class, and this concept of binding your variables with the methods that can operate on that data is known as encapsulation। और encapsulation की वजह से ही ये जो हमारा अब प्रोग्राम है उसमें जो एंटिटीज थे, जो सिंपली पहले वेरिएबल्स थे, अब वो वेरिएबल्स नहीं होंगे, अब वो इन द फॉर्म ऑफ क्लासेस होंगे। और जब हम इसी क्लास से वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे, अब वो वेरिएबल क्या होगा? उस वेरिएबल में यहाँ एक तो डेटा फील्ड्स होंगे और मेथड्स होंगे, उसको हम कहेंगे ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट इज द रियल इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। इसका मतलब क्लास क्या है? जैसे कि अगर हम रियल वर्ल्ड के साथ अगर इसको कंपेयर करें, क्लास का मतलब मेरे पास एक चार्ट है जिसमें बताया गया है कि ह्यूमन बॉडी में क्या क्या चीजें हैं और ह्यूमन बॉडी की क्या क्या एट्रीब्यूट्स होनी चाहिए, क्या क्या फंक्शंस होनी चाहिए, ये सारा का सारा लिखा हुआ है, बट इट इज ऑन ए चार्ट। तो ये रियल वर्ल्ड मतलब रियली एग्जिस्ट नहीं होता। लेकिन अब अगर हाइपोथेटिकली किसी को बोला गया तुम्हें एक इंसान बनाना है, तो वो उसी चार्ट को देखेगा और जो वो ह्यूमन बीइंग बनाएगा या जो एंटिटी बनाएगा उसमें वही वो एट्रीब्यूट्स रखेगा, वही वो फंक्शंस रखेगा जो पहले से ही उस चार्ट में मेंशन्ड है। इसका मतलब दैट चार्ट एक्ट्स एज अ डेमो फॉर क्रिएटिंग रियल इंस्टेंसेस, रियल एंटिटीज, रियल ह्यूमन बीइंग्स। इसी तरह ये जो क्लास है, इट एक्ट्स एज डेमो और एक्ट्स एज अ डेमोन्स्ट्रेशन फॉर क्रिएटिंग वेरियस ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ दिस क्लास। और उस ऑब्जेक्ट में क्या होंगे? उस ऑब्जेक्ट में ये फील्ड्स भी होंगे और उस ऑब्जेक्ट में ये मेथड्स भी होंगे। Is it clear? So this was the first basic concept of encapsulation. Another is abstraction. And now abstraction means hiding the complexity and only showing the essential features of the object. अब इसका मतलब सबसे पहले हम देखेंगे रियल वर्ल्ड में एब्स्ट्रैक्शन कहाँ पे इम्प्लीमेंट की जाती है। जैसे कि अगर आपने फैन खरीदा, आपने उसको लगा दिया और इलेक्ट्रिशियन ने लगा दिया और आप उसने एक बटन दे दिया, आपको स्विच दे दिया, उसने बोला स्विच ऑन करोगे तो ये चल जाएगा, ऑफ करोगे तो ये बंद हो जाएगा। इसका मतलब अब फैन अंदर से चलता कैसे है आपको उसके साथ कोई भी कर्ज नहीं है। यू आर नॉट इंटरेस्टेड टू नो हाउ दिस फैन वर्क्स, यू ओनली आर गिवन ए पर्टिकुलर स्विच। उस स्विच को दबाने से ये ऑन हो जाता है, उसको फिर से दबाने से ये ऑफ हो जाता है। तो इसका मतलब वी आर हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स ऑफ द फैन और पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। हम सिर्फ उसको एक इंटरफेस दे देते हैं, जिस इंटरफेस की वजह से इस एग्जांपल में इंटरफेस वो स्विच है, जिसकी वजह से वो उसकी वर्किंग को कंट्रोल कर सकता है। या तो उसको बोल सकता है कि तुम एग्जीक्यूट हो जाओ, या उसको वो बोल सकता है तुम यू कैन
stop working. तो इसका मतलब hiding the details and only giving the method of executing them is an abstraction. तो रियल वर्ल्ड की हमने ये एग्जांपल दे दी। इसी तरह जो हम यहाँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम एब्स्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, जो हमने इससे पहले प्रीवियस क्लासेस में फंक्शंस पढ़ी, फंक्शन में हम क्या करते हैं, हम एक ब्लॉक ऑफ कोड लिख लेते हैं, उसके बाद यूजर को उस फंक्शन का सिर्फ नाम दे देते हैं। यूजर को इसके साथ कोई भी टेंशन नहीं है, कोई भी गर्ज नहीं है कि उस फंक्शन के अंदर जो कोड है वो लिखा कैसे गया है, वो काम कैसे करता है, उसके साथ उसको उसका कोई गर्ज नहीं है। उसको सीधे ही उस फंक्शन का नाम दिया जाता है। तो वो जो फंक्शन का नाम है उसको आप हाइपोथेटिकली मान लो वो हमारा स्विच है, और जो फंक्शन के अंदर कोड है वो सारा लिखा गया है कि फैन कैसे चलता है। अब उसके साथ, उस कोड के साथ मुझे यूजर को कोई गर्ज नहीं है, उसको सिर्फ किसके साथ है, उसको सिर्फ फंक्शन के नाम के साथ है। सो इम्प्लीमेंटिंग, अब यहाँ देखिए इस प्रीवियस एग्जांपल में मैंने बोला कि आपके वेरिएबल्स आर एसोसिएटेड विद द मेथड्स। अब न, इसका मतलब यहाँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जहाँ क्लास इज द बेसिक एंटिटी, इसमें जो भी कोड होगा वो मेथड्स में होगा, और मेथड का एक पर्टिकुलर नाम होता है और उसके अंदर कोड लिखा होता है। तो फ्रीली जो हम अभी तक फ्रीली अवेलेबल कोड देख रहे थे वो अब फ्रीली अवेलेबल कोड नहीं होगा। हमारे पास जो भी कोड होगा वो इन द फॉर्म ऑफ क्लासेस होगा। जब ऐसे होगा, क्लासेस के अंदर या तो डेटा, या तो वेरिएबल होते हैं या तो मेथड्स होते हैं। इसका मतलब जो भी मेथड के अंदर कोड होगा उसका एक नाम दिया गया होगा, और उसी नाम की वजह से मैं उसके कोड को एक्सेस कर सकता हूँ, और उसके अंदर जो कोड है मुझे उसके साथ कोई गर्ज नहीं है। सो ऑटोमेटिकली using these methods or the functions inside this class, we are automatically implementing the abstraction. That is, we are hiding the implementation details and only giving the names of the functions or the methods to a particular user for executing those methods. तो ये था दूसरा कॉन्सेप्ट। तो इसका मतलब encapsulation and abstraction, these are the very important and the नेसेसरी फीचर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। अगर आप किसी सिस्टम को बोल रहे हैं ये उप सिस्टम है, तो वो तभी है जब ये 4 के 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे उसके अंदर। तो एनकैप्सुलेशन हमने देख लिया, एब्स्ट्रैक्शन हमने देख लिया। इसके बाद आ जाते हैं इनहेरिटेंस पे। जिस तरह फॉर एग्जांपल ह्यूमन बिहेवियर ऐसा होता है कि आप अगर आपके पेरेंट्स के जो फीचर्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली चिल्ड्रन में आ जाते हैं। दिस इज इनहेरिटेंस। ये रियल वर्ल्ड इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है जो सबको पता होगा कि जो भी आपके पेरेंट्स में फीचर्स होते हैं उनमें से कुछ फीचर्स या मेजॉरिटी फीचर्स चिल्ड्रन में ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। इसी तरह प्रोग्रामिंग में हम इनहेरिटेंस ऐसे कर सकते हैं कि हम फॉर एग्जांपल वी हैव क्रिएटेड 2 क्लासेस। अब फॉर एग्जांपल एक क्लास मेरे पास है व्हीकल्स और दूसरा क्लास मेरे पास है BMW। अब BMW भी व्हीकल है और यहाँ पे जो क्लास मैंने व्हीकल बनाया है वो तो है ही। इसका मतलब जो व्हीकल क्लास के अंदर कोड लिखा होगा या वेरिएबल्स बने होंगे वो फिर से रिपीट होंगे हमारे BMW क्लास में, क्योंकि वो भी एक व्हीकल है। तो उसको फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस वी कैन incorporate the features of vehicle class into BMW क्लास, जिसकी वजह से हमें BMW क्लास जो हमने बनाया होगा या उससे जो हम एंटिटी बनाएंगे उसमें ऑटोमेटिकली वो फीचर्स आ जाएंगे जो एक व्हीकल क्लास में पहले से होंगे। हमें कोड को फिर से लिखने की जरूरत नहीं होगी। तो इसका मतलब इनहेरिटेंस इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम इज इम्प्लीमेंटेड बाय incorporating the features of a ऑलरेडी क्रिएटेड क्लास जिसको हम बेस क्लास कहते हैं। तो बेस क्लास के फीचर्स एक दूसरे क्लास में जिसको हम डिराइव्ड क्लास कहते हैं उसमें हम ला सकते हैं, और वहां पे हमें उनको फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। वी कैन यूज देम। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस। अब आप देख सकते हैं ये रियल वर्ल्ड के साथ मैच हो रहा है। जिस तरह पेरेंट्स के फीचर्स ऑटोमेटिकली चिल्ड्रन में आ जाते हैं, इसी तरह यहाँ पे बेस क्लास जो होता है उसको पेरेंट क्लास कह लो, और जो डिराइव्ड क्लास होता है उसको चाइल्ड क्लास कह लो। तो चाइल्ड क्लास में हम ऑटोमेटिकली फीचर्स पेरेंट क्लास के ला सकते हैं। तो ये एक और कॉन्सेप्ट है, ये भी रियल वर्ल्ड के साथ फिट हो रहा है। एंड द फोर, अब जैसा मैंने पहले बोला इनहेरिटेंस अब ये डिपेंड करता है। अगर आपके पूरे प्रोग्राम में एक ही क्लास है तो अब आप वहां पे इनहेरिटेंस कर नहीं सकते, तो वहां पे इनहेरिटेंस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आपके पास एक से ज्यादा क्लासेस होंगे और कॉन्सेप्चुअली आप वहां पे इनहेरिटेंस कर सकते हैं, तो आप वहां पे जो आपका उप सिस्टम है वो उसको सपोर्ट करना चाहिए। इसी तरह वी हैव पॉलीमॉर्फिज्म।
Poly means many, morphism means forms. So polymorphism means anything which has got multiple forms. For example, मेरा हाथ है, रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट देखते हैं पहले, रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट कैसे है ये। फॉर एग्जांपल किसी का भी हाथ है, अब उसी हाथ से आप लिख भी सकते हो, उसी हाथ से आप खा भी सकते हो, उसी हाथ से आप किसी को धो भी सकते हो। सो योर वन थिंग हैज गॉट मल्टीपल फॉर्म्स। एक चीज जो है आपकी वो, या दुनिया में कोई भी एक एंटिटी जो है उसके मल्टीपल फॉर्म्स हो सकते हैं, वो मल्टीपल काम कर सकता है। इसी तरह प्रोग्रामिंग सिस्टम में हमारे पास कोई भी ऑपरेटर हो या फंक्शन हो, उसके मल्टीपल फॉर्म्स हो सकते हैं, मल्टीपल वेज से वो काम कर सकता है। फॉर एग्जांपल इसकी सिंपल एग्जांपल है प्लस ऑपरेटर। अगर मैं प्लस को 2 और 5 दे दूं, आंसर विल बी 7। लेकिन उसी प्लस को अगर मैं राम और श्याम दे दूं तो आंसर विल बी राम श्याम, ए कॉन्कैटिनेटेड स्ट्रिंग। तो एक केस में जहां पे हमारे पास ऑपरेटर्स ऑपरेंड्स जो है वो नंबर्स है, वहां पे प्लस ऑपरेटर आपका एडिशन करता है। और वही प्लस ऑपरेटर जब हम ऑपरेंड्स इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग्स देते हैं, वहां पे वो कंकैटिनेशन करता है। सो ए सिंगल थिंग हैज गॉट मल्टीपल फॉर्म्स, दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म। अब ये भी ऑप्शनल है, अगर आपके पास कोई ऐसा प्रोग्राम है जहां पे पॉलीमॉर्फिज्म करने की जरूरत है नहीं तो चलेगा, लेकिन अगर जरूरत है, आपको रिक्वायरमेंट पड़ रही है, तो वो प्रोग्रामिंग सिस्टम आपको सपोर्ट करना चाहिए। तो पाइथन जो है, पाइथन प्रोसीजर ओरिएंटेड अप्रोच को भी सपोर्ट करता है, जो भी हम अभी तक प्रीवियस क्लासेस में करते आ रहे हैं, दैट वाज प्रोसीजर ओरिएंटेड, उसको भी सपोर्ट करता है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को भी सपोर्ट करता है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करने का मतलब उसमें एनकैप्सुलेशन भी इंप्लीमेंट हो सकती है, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म, ऑल दोज कॉन्सेप्ट्स कैन बी इम्प्लीमेंटेड। तो जो भी मैंने अभी तक बताया, अब उसको थोड़ा सा रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। जो भी हमने अभी तक कॉन्सेप्ट्स देखे, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम में जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, फर्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज क्लास। तो ये जो क्लास होता है, ये यूजर डिफाइंड प्रोटोटाइप होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। मतलब जो मैंने अभी बोला, जैसे कि रियल वर्ल्ड एग्जांपल में मैंने बोल दिया, आपके पास एक चार्ट है, उसमें सारी की सारी स्पेसिफिकेशन लिखी होंगी कि आपको कोई भी एंटिटी अगर ऐसी बनानी है तो उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। तो उसी तरह यहाँ पे प्रोग्रामिंग सिस्टम में आपका जो क्लास होता है, दैट एक्ट्स एज अ डेमो, दैट एक्ट्स एज अ प्रोटोटाइप फॉर क्रिएटिंग वेरियस ऑब्जेक्ट्स। और ऑब्जेक्ट जो होता है वो रियल इंस्टेंस होती है क्लास की। रियल इंस्टेंस का मतलब दैट एक्चुअली इज प्रेजेंट इन द मेमोरी। मेमोरी ऑब्जेक्ट को मिलती है, क्लास को नहीं। दिस इज अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट कि जब भी हम क्लास क्रिएट करते हैं या लिखते हैं या क्लास लिखते हैं, तो उसको मेमोरी नहीं मिलती, वो मेमोरी में अवेलेबल नहीं होता। लेकिन जब हम उस क्लास से ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं तब उसको मेमोरी मिल जाती है। सिमिलरली वी हैव अनदर, दैट इज क्लास वेरिएबल। अब ये जो क्लास वेरिएबल होगा, हमारे पास दो टाइप्स ऑफ, जो मैंने ऊपर यहाँ पे आपको बताए थे, दिस दिस फील्ड। ये जो फील्ड है, ये फील्ड या तो क्लास वेरिएबल हो सकता है या ये इंस्टेंस वेरिएबल हो सकता है। अब जो क्लास वेरिएबल होगा, दैट इज शेयर्ड बाय ऑल द ऑब्जेक्ट्स। अगर आपने एक क्लास बना दिया, उस क्लास के आपने 4 ऑब्जेक्ट्स बना दिए, उन 4 के 4 ऑब्जेक्ट्स का ये जो, अगर आपने एक क्लास वेरिएबल उस क्लास के अंदर डिफाइन किया है, तो चारों ऑब्जेक्ट्स में ये क्लास वेरिएबल शेयर किया जाएगा। जबकि ये जो इंस्टेंस वेरिएबल होंगे, ये हर किसी ऑब्जेक्ट के अपने अपने होंगे, अलग अलग होंगे। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंस्टेंस वेरिएबल एंड द क्लास वेरिएबल। नाम से ही समझ आ रहा है, क्लास वेरिएबल का मतलब विच इज shared between all the objects which are being created from a particular class। जबकि इंस्टेंस वेरिएबल जो ऐसा एक वेरिएबल होता है जो हर किसी ऑब्जेक्ट का अपना अपना होता है, दैट इज डिफरेंट। सिमिलरली अनदर इज डेटा मेंबर। अब ये जो डेटा मेंबर है, ये हम कलेक्टिवली नाम दे सकते हैं क्लास वेरिएबल या इंस्टेंस वेरिएबल को। जो इसका मतलब, जो ऊपर वेरिएबल फील्ड लिखा था, जो ऊपर फील्ड लिखा था, फील्ड के बदले हम लिख सकते हैं डेटा मेंबर। सो डेटा मेंबर जो है हमारे पास, वो या तो क्लास वेरिएबल हो सकता है या इंस्टेंस वेरिएबल हो सकता है। समवन इज आस्किंग रिपीट द क्लास। क्लास एक सिंपल प्रोटोटाइप है, जहां पे मैं बता रहा हूं, जहां पे हम बताएंगे कि
जब भी आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उसमें इतने वेरिएबल्स होने चाहिए, इस टाइप के वेरिएबल्स होने चाहिए, और उन वेरिएबल्स के ऊपर ये 2 या 3 फंक्शंस या मेथड्स अप्लाई हो सकते हैं, ये हमने एक प्रोटोटाइप बना दिया, दैट इज अ क्लास। उसके बाद उसी क्लास से हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट एक रियल इंस्टेंस होती है जिसको मेमोरी एलोकेट की जाती है, विच रियली एग्जिस्ट्स इन द मेमोरी, और उसके अंदर वही सब वेरिएबल्स और वही सब फंक्शंस रखे जाते हैं जो एक क्लास में होते हैं और जिस क्लास से वो बना हुआ होता है। दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास। अभी आगे हम और पढ़ेंगे, वहां और क्लियर हो जाएगा आपको। तो जो मैं अभी तक बोलता आ रहा था, ऑब्जेक्ट 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 को हम इंस्टेंस भी कह सकते हैं, या रियल वर्ल्ड या रियल इंस्टेंस भी कह सकते हैं। अब ये क्या होता है? फॉर एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, एन इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट और इंस्टेंस ऑफ ए सर्टेन क्लास, एन ऑब्जेक्ट ओबीजे दैट बिलोंग्स टू ए क्लास सर्कल। मान लीजिए आपके पास एक क्लास सर्कल है, उसका एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने नाम रख दिया ओबीजे। वो क्या होगा? इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास सर्कल। इसका मतलब अगर मेरे पास एक क्लास है सर्कल, उसका मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया ओबीजे, तो ओबीजे जो है दैट इज द रियल इंस्टेंस ऑफ दैट क्लास सर्कल, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर वो सब डेटा मेंबर्स होंगे और मेथड्स भी होंगे जो इस क्लास में पहले से आपने डिफाइन किए होंगे। तो क्लास सर्कल है, फॉर एग्जांपल, उस सर्कल क्लास के अंदर आपने वेरिएबल्स डिफाइन किए कि ये वेरिएबल्स होंगे और ये मेथड्स होंगे, और जब आपने उसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना दिया और उस ऑब्जेक्ट का नाम रख दिया फॉर एग्जांपल ओबीजे, वो ऑब्जेक्ट जो होगा उसको हम कहेंगे इट इज द रियल इंस्टेंस ऑफ दैट क्लास सर्कल, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर वही सारे वेरिएबल्स, वही सारे मेथड्स होंगे जो आपके इस क्लास सर्कल के अंदर और पहले से होंगे। इसीलिए हम कहते हैं क्लास एग्जिस्ट एक्ट्स एज अ प्रोटोटाइप एंड ऑब्जेक्ट इज द रियल वर्ल्ड इंस्टेंस। तो सर इंस्टेंस वेरी क्लास को अपन ने ऑब्जेक्ट में चेंज करा, मतलब क्या? यहाँ पे चीजें समझ में नहीं आई सर। सर क्लास समझ में आ गई, क्लास क्या है, अब अपन ने उसको ऑब्जेक्ट में क्या करा, कैसे करा? हाँ, फॉर एग्जांपल देखो, अब मैंने बोल दिया कि भाई तुम्हें एक मैंने एक क्लास बना दिया, मतलब ह्यूमन का एक क्लास बना दिया। अब ह्यूमन में क्या होगा, या स्टूडेंट का एक क्लास बना दिया, दैट इज सिंपल। स्टूडेंट में क्या मैंने बोल दिया? मैंने बोल दिया इसमें होगा नेम, मतलब वेरिएबल्स जिसको हम डेटा मेंबर कहेंगे, वो होगा नेम, एनरोलमेंट और एड्रेस। अब उसकी फंक्शंस जो होंगी वो होंगी गेट डिटेल्स, जिससे वो इन सब के बीच मतलब नाम और रोल नंबर और अपना ये मार्क्स डाल सकता है, और कैलकुलेट ग्रेड, ये 2 फंक्शंस होंगी। ये हमने क्लास बना दिया। लेकिन ये क्लास जो है इट एक्ट्स एज ए प्रोटोटाइप। अब ये है हमारे पास लिखा हुआ है, लेकिन अब जब मुझे स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करना है, फॉर एग्जांपल 2 स्टूडेंट है मेरे क्लास में, एक है राम, दूसरा है श्याम, तो राम को रिप्रेजेंट ये क्लास नहीं करता, राम को रिप्रेजेंट वो ऑब्जेक्ट करेगा जो ऑब्जेक्ट मैं इस क्लास से क्रिएट करूंगा। फॉर एग्जांपल मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया दैट इज ओबीजे 1, ठीक है, इसी क्लास से, स्टूडेंट क्लास से। अब ये जो ओबीजे 1 होगा वो रिप्रेजेंट करेगा राम को, ओबीजे 2 जो होगा, जो मैं फिर से इसी क्लास से क्रिएट करूंगा, वो रिप्रेजेंट करेगा श्याम को। इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट्स है, तो इसका मतलब अगर आपको स्टूडेंट्स क्रिएट करने थे, पहले आपने एक प्रोटोटाइप बनाया, भाई स्टूडेंट ऐसा होगा, उसका नाम होगा, रोल नंबर होगा और एड्रेस होगा, और उसके अंदर 2 फंक्शंस होंगी, ऐसा स्टूडेंट होगा। लेकिन अभी स्टूडेंट एग्जिस्ट नहीं हुआ। स्टूडेंट कब एग्जिस्ट होगा? व्हेन वी विल बी क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास। जब हमने उस क्लास के ऑब्जेक्ट्स बना दिए, दोज ऑब्जेक्ट्स रिप्रेजेंट द रियल इंस्टेंसेस, और आई कैन से दोज इंस्टेंसेस रिप्रेजेंट द स्टूडेंट्स ऑफ दैट क्लास। तो अगर हमें स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करना है, पहले हमें क्लास को डिफाइन करना है, फिर उसी क्लास के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने हैं। दोज ऑब्जेक्ट्स विल रिप्रेजेंट द पर्टिकुलर स्टूडेंट्स। इज इट क्लियर? यस सर। ओके। तो उसके बाद जो हमने ऊपर अच्छा, इंस्टेंसिएशन मींस क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जब भी हमने एक क्लास बना दिया, अब उस क्लास से जब हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे, तो उस प्रोसेस को कहते हैं हम इंस्टेंसिएशन। सो इंस्टेंसिएशन इज सिंपली क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ ए पर्टिकुलर क्लास। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट तभी क्रिएट किया जा सकता है जब हमने एक क्लास डिफाइन किया होगा। अगर हमने क्लास डिफाइन नहीं किया
तो हम ऑब्जेक्ट भी किसका बना पाएंगे, किसी का नहीं बना पाएंगे। इसलिए ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू डिफाइन द क्लास, और फिर उसी क्लास से हम जब ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं उस प्रोसेस को, क्रिएशन प्रोसेस को कहेंगे इंस्टेंसिएशन। इसके अलावा मैंने बोला था जो पॉलीमॉर्फिज्म बोला था, पॉलीमॉर्फिज्म में हमारे पास दो चीजें होती है, एक तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग होगी, दूसरा होगा फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग मतलब अभी हो सकता है इसमें कुछ कंफ्यूजन रहे फंक्शन ओवरलोडिंग में, लेकिन जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तब और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फिलहाल के लिए आप याद रख सकते हो, मेरे पास दो फंक्शंस है, एक ऐड फंक्शन है, दूसरा भी ऐड फंक्शन ही है, लेकिन एक ऐड फंक्शन एक काम कर रहा है और दूसरा ऐड फंक्शन दूसरा काम कर रहा है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं, अब दोनों फंक्शंस का नाम एक ही है, तो कंपाइलर या इंटरप्रेटर जो होगा वो उसको ट्रीट करेगा एज सिंगल फंक्शन ओनली। तो मैं कह सकता हूं एक ही नाम की फंक्शन, मतलब एक ही फंक्शन ऐड फंक्शन दो काम कर रही है। सो आई कैन से वन फंक्शन हैज गॉट मल्टीपल फॉर्म्स। तो ये फिर से पॉलीमॉर्फिज्म ही है। इससे पहले जब मैंने पॉलीमॉर्फिज्म समझाया वहां पे मैंने ऑपरेटर की एग्जांपल वहां पे मैंने ऑपरेटर की एग्जांपल दे दी। यहाँ पे जब मैं ओवरलोडिंग समझा रहा हूँ, यहाँ मैं फंक्शन की एग्जांपल दे रहा हूँ, तो उसको कहेंगे हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग, इसको कहेंगे हम फंक्शन ओवरलोडिंग। सिमिलरली अनदर इज मेथड। अब मेथड हमने इससे पहले ही बोल दिया, जो भी इस क्लास के अंदर दो चीजें होंगी, एक तो वेरिएबल्स होंगे और दूसरे मेथड्स होंगे जो उनके ऊपर एग्जीक्यूट हो सकते हैं। सो these आर सिंपली a special kind of functions that are defined inside a class, जिसको हम क्लास के